गुड मॉर्निंग सभी को। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम ज्वालामुखी से संबंधित प्रश्नों को करेंगे जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगर आप इन प्रश्नों को हल करते हैं तो निश्चित तौर पर यह आपकी प्रिपरेशन को और अधिक बढ़ाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ज्वालामुखी के नीचे स्थित पिघले हुए पदार्थ को क्या कहते हैं? देखिए, ज्वालामुखी के नीचे स्थित पिघले हुए पदार्थ को क्या कहते हैं? लावा, बी मैग्मा, ट्रेफा या राख। तो इसका आंसर होगा मैग्मा। जब मैग्मा पृथ्वी से बाहर की तरफ आता है तो लावा का रूप ले लेता है, और जब पृथ्वी के अंदर रहता है तो वो मैग्मा बन जाता है। देखिए, ज्वालामुखी के नीचे स्थित पिघला हुआ पदार्थ मैग्मा कहलाता है, और यह सतह पर आता है तो वो लावा बन जाता है। अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी किस प्रकार की ऊर्जा का स्रोत हो सकता है? कहने का ये तात्पर्य है कि ज्वालामुखी से किस प्रकार की ऊर्जा मिलती है? सौर ऊर्जा मिलती है, पवन ऊर्जा मिलती है, भूतापीय ऊर्जा मिलती है या जल ऊर्जा मिलती है? निश्चित तौर पर सौर ऊर्जा तो सूर्य से प्राप्त होगी और पवन ऊर्जा पवन से प्राप्त होगी। भूतापीय ऊर्जा जो है ज्वालामुखी से प्राप्त होती है, और जल ऊर्जा हमको जल से प्राप्त होती है। तो इसका आंसर होगा सी, भूतापीय ऊर्जा। इसका एक्सप्लेनेशन है, ज्वालामुखी की गर्मी का उपयोग भूतापीय ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा ज्वालामुखी हमेशा सक्रिय रहता है? निष्क्रिय ज्वालामुखी, सुप्त ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी या मृत ज्वालामुखी? इसमें ऑप्शन से ही पता चल रहा है कि जो सक्रिय है तो सबसे ऑप्शन सी, सक्रिय ही ज्वालामुखी सबसे ज़्यादा सक्रिय रहेगा। निष्क्रिय मतलब जो एक प्रकार से मर चुका हो या पूरी तरीके से अभी उसमें कोई भी फटन नहीं हो रहा हो, उसमें अभी कोई एक्सप्लोजन नहीं हो रहा होगा, तो वो इस प्रकार की ज्वालामुखी को निष्क्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। और मृत जो डोरमेंट ज्वालामुखी होती है, जो पूरी तरीके से मृत है, जिसकी आगे भविष्य में किसी भी प्रकार के फटने के या वहाँ से लावा का उद्गार होने की कोई भी संभावना अगर नहीं है तो वो मृत ज्वालामुखी होती है। सुप्त ऐसी ज्वालामुखी होती है जो एक समय पहले कभी उसमें लावा का उद्गार हुआ था, लेकिन अभी हाल के फ़िलहाल में जो है वो उस लावा का उद्गार नहीं हो रहा है, लेकिन भविष्य में संभावनाओं को जताते हैं कि उसमें फिर से लावा का उद्गार हो सकता है, लेकिन अभी वो सुप्त अवस्था में है। इस वजह से इस ज्वालामुखी को सुप्त ज्वालामुखी के नाम से जाना जाता है। सक्रिय ज्वालामुखी वह है जो नियमित रूप से लावा और गैस का उत्सर्जन करता है, उसको सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है? रिंग ऑफ फायर एक ऐसा पैसिफिक ओशन में, एक पूरा पैसिफिक ओशन जिसमें उसमें पैसिफिक ओशन के आसपास के हिस्से को जो है रिंग ऑफ फायर कहते हैं, जिसमें सबसे अधिक जो ज्वालामुखी है वो माउंट फुजी लिखा है, इसका है माउंट फुजियामा, जो कि जापान की ज्वालामुखी है, जो सबसे अधिक एक्टिव वाला ज्वालामुखी है, जो कि रिंग ऑफ फायर में मौजूद है। माउंट एटना इटली के पास में है, माउंट वेसुवियस और माउंट किलिमंजारो अफ्रीका में है, और वेसुवियस भी इटली के पास में ज्वालामुखी है। इसका एक्सप्लेनेशन है, प्रशांत महासागर के चारों ओर स्थित रिंग ऑफ फायर में माउंट फुजी या माउंट फुजियामा जैसे ज्वालामुखी शामिल हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, किस प्रकार का ज्वालामुखी ढाल के आकार का होता है? स्ट्रेटो वोल्केनो, दूसरा है सील्ड वोल्केनो, तीसरा है काल्डेरा और चौथा है डोम वोल्केनो। देखिए, स्ट्रेटो वोल्केनो क्या होता है? स्ट्रेटो मतलब कई सारे स्ट्रेटायन की परतों के रूप में जो वोल्केनो का निर्माण हो जाता है उसको स्ट्रेटो वोल्केनो कहते हैं। सील्ड वोल्केनो और कॉल्डेरा पृथ्वी किसी भी जलवायु ज्वालामुखी के ऊपर वाले हिस्से को, जो कि पहले छोटा सा होता है, फिर वो जब बहुत बड़ा हो जाता है उसका मुख, और उसी में जो है फिर झील का निर्माण हो जाता है, उसको ज्वालामुखी का कॉल्डेरा कहते हैं। कॉल्डेरा मतलब ज्वालामुखी के ऊपरी हिस्सा जो पूरी तरीके से विस्तृत हो चुका है और उसके अंदर पानी भी भर गया है, तो वहाँ पे कॉल्डेरा झील का निर्माण हो जाता है। डोम वोल्केनो एक प्रकार की ऐसी होती है गुम्बद टाइप की, जो वोल्केनो का निर्माण हो जाता है अलग अलग प्रकार के लावा के उद्गार के समय पे, उसको डोम वोल्केनो कहते हैं। तो इस प्रकार के ज्वालामुखी जो ढाल के आकार का होता है उसको हम सील्ड वोल्केनो कहते हैं। सील्ड वोल्केनो पतले और बहने वाले लावा से बनते हैं, जिससे उनका आकार ढाल जैसा हो जाता है।
अगला प्रश्न देखते हैं काल्डेरा क्या है। जैसे ये अभी बताया था कि काल्डेरा क्या है, तो काल्डेरा क्या होगा, एक इसमें ऑप्शन में है ज्वालामुखी का विस्फोट, ज्वालामुखी या गुंबद, ज्वालामुखी का ध्वस्त क्रेटर और लावा का प्रवाह। देखिए गुंबद तो डोम टाइप का होता है, इसका आंसर होगा ज्वालामुखी का ध्वस्त क्रेटर। ज्वालामुखी विस्फोट के बाद जब क्रेटर ध्वस्त हो जाता है तो उसे कॉल्डेरा कहते हैं। क्रेटर एक छोटा सा होता है, कॉल्डेरा बहुत अधिक विस्तृत होता है। अगला देखते हैं पायरोक्लास्टिक प्रवाह का मुख्य घटक क्या है। पायरोक्लास्टिक जब ज्वालामुखी फटती है उसी समय पे बहुत सारा मैग्मा जो है नीचे से ऊपर की तरफ निकलता है, तो वो पूरे पृथ्वी पर पूरी पृथ्वी पर फैल जाता है। तो जो नीचे से जो मैटर और मटेरियल्स कुछ निकलते हैं उसको पायरोक्लास्टिक कहते हैं, जो कि किसका हिस्सा है, लावा का हिस्सा है। इसका आंसर गर्म गैस और राख का हिस्सा पायरोक्लास्टिक। पायरोक्लास्टिक बहुत तेज गति से बहने वाला गर्म गैस, राख और चट्टानों का मिश्रण है। कौन सा ज्वालामुखी इटली में स्थित है, माउंट एटना, माउंट सेंट हेलेन, माउंट मेरापी या माउंट किलाउआ। तो माउंट एटना जो है ज्वालामुखी इटली में स्थित है। माउंट एटना सिसिली एक द्वीप है, वहाँ इटली में स्थित है और यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। अगला प्रश्न देखते हैं, ज्वालामुखी से निकलने वाली कौन सी गैस हानिकारक होती है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, हीलियम। देखिए ऑक्सीजन तो ज्वालामुखी से नहीं निकलती है, लेकिन नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड और हीलियम, तो इसमें सबसे ज़्यादा हानिकारक गैस सल्फर डाइऑक्साइड होती है, क्योंकि अधिक मात्रा में जो है सल्फर निकलती है ज्वालामुखी से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सल्फर डाइऑक्साइड वायुमंडल में अम्लीय वर्षा का कारण भी बनती है, SO2। अगला प्रश्न देखते हैं, किस प्रकार का ज्वालामुखी सबसे ज़्यादा विस्फोटक होता है, स्ट्रेटोवोल्केनो, सील्ड वोल्केनो, कॉल्डेरा या गुंबद वोल्केनो। देखिए इसमें जो है पूछा है कि किस प्रकार के विस्फोटक सबसे ज़्यादा होगा, तो वो स्ट्रेटोवोल्केनो में सबसे ज़्यादा होता है। वोल्केनो को 4 प्रकार में विभाजित करते हैं उसके विस्फोट के आधार पे, पिलियन वोल्केनो, हवाईन वोल्केनो, वेसुवियस वोल्केनो और स्ट्रेटोवोल्केनो। तो जो सबसे अधिक मात्रा में जो स्ट्रेटो से भी ज़्यादा अगर विस्फोटक ज्वालामुखी होती है उसको बोलते हैं पिलियन वोल्केनो। दूसरे नंबर पे है उसके बाद स्ट्रेटो वोल्केनो। अगला प्रश्न देखते हैं, स्ट्रेटो वोल्केनो में अधिक चिपचिपा लावा होता है जिससे यह अधिक विस्फोटक होता है। ज्वालामुखी राख से मिट्टी क्यों उपजाऊ होती है, पोषक तत्वों की उच्च मात्रा की वजह से, जैविक सामग्रियाँ उसमें उपलब्ध होती हैं, पानी की उपलब्धता होती है या गैसों का मिश्रण होता है। तो जब ज्वालामुखी पृथ्वी के अंदर से निकलता है तो पृथ्वी के अंदर जो रॉक्स होती हैं उन रॉक्स के अंदर भी बहुत सारे हमारे एलिमेंट्स होते हैं, उन्हीं एलिमेंट्सों के आधार पर उनके अंदर कुछ पोषक तत्वों का निर्माण हो जाता है। जब वह एलिमेंट्स उन्हीं लावा में मिश्रित हो जाता है जिसकी वजह से उनके अंदर पोषक तत्वों की उपलब्धता हो जाती है। उसी पोषक तत्वों से जब मिट्टी को वह पोषक तत्व मिल जाते हैं जिस वजह से वह मिट्टी अधिक उपजाऊ हो जाती है। जैसे दक्कन प्लेटू में काली मृदा जो है वो लावा से निर्मित है, जो कि कपास के खेती के लिए बहुत अधिक लाभदायक होती है। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, पोषक तत्वों की उच्च मात्रा। ज्वालामुखी राख में खनिज होते हैं जो मिट्टी की उपजाऊता बढ़ाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, रिंग ऑफ फायर कहाँ स्थित है। ये प्रश्न पहले भी आ चुका है। तो हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर या आर्कटिक महासागर। तो रिंग ऑफ फायर अटलांटिक महासागर में स्थित है, सॉरी प्रशांत महासागर में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए प्रशांत महासागर के चारों ओर स्थित क्षेत्र को रिंग ऑफ फायर कहते हैं, जो ज्वालामुखी और भूकंपीय गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध है। सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, माउंट वेसुवियस, माउंट एटना, माउंट किलाउआ या माउंट लोआ। तो इसमें सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है माउंट लोआ। माउंट लोआ हवाई द्वीप जो कि प्रशांत महासागर का हिस्सा है। माउंट लोआ हवाई द्वीप दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है। सबसे विनाशकारी ज्वालामुखी विस्फोट कौन सा था, माउंट एटना, माउंट पिनाटुबो, माउंट तंबोरा और माउंट क्राकाटोआ।
तो सबसे अधिक विनाशकारी ज्वालामुखी माउंट तंबोरा है। 1815 में माउंट तंबोरा का विस्फोट इतिहास का सबसे विनाशकारी ज्वालामुखी विस्फोट था। एंडेसाइट लावा किसे कैसा होता है? पतला और तेज प्रवाह, मोटा और धीमा प्रवाह, गैस रहित और जल प्रधान। तो एंडेसाइट लावा मोटा और धीमा प्रवाह होता है। देखिए, जब भी मोटा लावा होगा तो उसके अंदर सिलिका की मात्रा अधिक होगी, और जब सिलिका की मात्रा अधिक होती है तो वह लावा मोटा भी हो जाता है और गाढ़ा हो जाता है, जिसकी वजह से वह धीरे धीरे प्रवाहित होता है। एंडेसाइट लावा में उच्च सिलिका सामग्री होते हैं, जिससे यह मोटा और धीमा प्रभावित होता है। सिलिका मतलब उसके अंदर जब सिलिका की मात्रा अधिक हो जाती है, जिसकी वजह से वह अधिक गाढ़ा हो जाता है, अधिक विस्कस हो जाता है, और वह धीरे धीरे ही प्रभावित होता है। और ऐसे लावा को जो दरारों के माध्यम से जो है प्रभावित होते हैं, ये एकदम से विस्फोट करके ऊपर की तरफ नहीं आते हैं, ये इनको दरारी उद्भेदन से यह लावा स्रावित होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, ज्वालामुखी द्वीप कैसे बनते हैं? भूकंप के कारण, समुद्र के नीचे ज्वालामुखी विस्फोट के कारण, वायु चरण नहीं होगा, वायु क्षरण है यहाँ, वायु क्षरण के कारण और प्लेट विवर्तनिकी के कारण। तो ज्वालामुखी द्वीप समुद्र के नीचे ज्वालामुखीय विस्फोट के कारण होते हैं। समुद्र के नीचे ज्वालामुखी विस्फोट, समुद्र के नीचे ज्वालामुखी विस्फोट से लावा निकलता है, जो ठंडा होकर ठोस बनता है और धीरे धीरे द्वीप का निर्माण करता है। हवाई द्वीप भी इसी का उदाहरण है। और हवाई द्वीप के नाम पर ही एक ज्वालामुखी का हवायन एक प्रकार रखा गया है, उसको हवायन ज्वालामुखी के नाम से जाना जाता है, जो कि कम विस्फोटक होता है, उसमें अंदर दरारी उद्भेदन से यह लावा का उद्गार होता है। सबसे अधिक ज्वालामुखी विस्फोट किस क्षेत्र में होते हैं? आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर, भारतीय महासागर या दक्षिणी अटलांटिक। तो यहाँ पर रिंग ऑफ फायर है। रिंग ऑफ फायर कहाँ है? प्रशांत महासागर में। तो सबसे अधिक ज्वालामुखी विस्फोट कहाँ पर होंगे? प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर का रिंग ऑफ फायर क्षेत्र, जहाँ सबसे अधिक ज्वालामुखी और भूकंपीय गतिविधियाँ होती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाला पदार्थ क्या कहलाता है? ट्रेफा, प्लाज्मा, राख या कोलतार। तो देखिए, कोलतार तो पेट्रोलियम से निकलता है, बनाया जाता है। राख सबसे अधिक मात्रा में भी निकलती है। प्लाज्मा ज्वालामुखी से नहीं निकलता है, लेकिन ट्रेफा जो है वो, जिसके अंदर पायरोक्लास्टिक जो मटेरियल होते हैं, और जब ज्वालामुखी फटता है तो उसके अंदर से कई सारे मटेरियल निकलते हैं, छोटे कण भी निकलते हैं, बड़े बड़े कण भी निकलते हैं, राख भी निकलती है। तो इन सब को, जैसे लेपली है, बम्ब है, इन सबको एक सम्मिलित रूप से मिला के उसका ट्रेफा का नाम दिया है। तो ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाला सबसे अधिक पदार्थ क्या है? ट्रेफा। ज्वालामुखी चट्टानों से राख और गैसों का मिश्रण निकलता है, जिसे ट्रेफा कहा जाता है। तो सबसे अधिक विस्फोटक से निकलने वाला पदार्थ कौन सा है? ट्रेफा। अगला देखते हैं, सुप्त ज्वालामुखी का क्या अर्थ है? पहले भी इस पर चर्चा की जा चुकी है कि सुप्त मतलब ऐसी ज्वालामुखी है जो अभी तो सुप्त है, मतलब अभी तो उसके अंदर कोई भी फटन नहीं हो रहा है, अभी तक उसके अंदर कोई भी एक्सप्लोजन नहीं होगा, लेकिन भविष्य में कभी भी जो है उसके हो सकता है। वो मृत ज्वालामुखी के अंतर्गत नहीं आएगी। ऐसी ज्वालामुखी जो अभी के समय पर तो शांत है, लेकिन भविष्य में उसके फटने की संभावना बनी रहती हैं, इस प्रकार की ज्वालामुखी को सुप्त ज्वालामुखी कहा जाता है। तो इसका आंसर, जो अभी सक्रिय नहीं है लेकिन भविष्य में हो सकती है, इस प्रकार की ज्वालामुखी को सुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन है, जो अब सक्रिय नहीं है लेकिन भविष्य में हो सकती है। सुप्त ज्वालामुखी वे होते हैं जो वर्तमान में सक्रिय नहीं है लेकिन पुनः सक्रिय हो सकते हैं। स्ट्रेटोवोल्केनो का एक मुख्य उदाहरण कौन सा है? माउंट फूजी, माउंट किलालावा, माउंट लोआ और माउंट मेरापी। तो माउंट फूजी जो है स्ट्रेटोवोल्केनो का मुख्य उदाहरण है। स्ट्रेटोवोल्केनो परतें नहीं होती हैं जो राख और लावा के जमने से बनती हैं, और माउंट फूजी इसका उत्कृष्ट उदाहरण है। अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे बड़ा ज्वालामुखी प्लेटफॉर्म कौन सा है? डेक्कन ट्रैप, साइबेरियन ट्रैप, हवाई द्वीप और एंडीज पर्वत। तो सबसे बड़ा जो ज्वालामुखी प्लेटफॉर्म है वो है साइबेरियन ट्रैप। साइबेरियन ट्रैप जो कि रूस के वाला हिस्सा है,
और उसके अंतर्गत शामिल है, तो सबसे बड़ा जो ट्रैप होगा वो ट्रैप मतलब एक प्रकार का क्षेत्र, या कितने बड़े क्षेत्र में जो है, जैसे दक्कन ट्रैप है, दक्कन ट्रैप मतलब पठार, पठार को जो है कितने एरिया में ये फैला हुआ है, उसको ट्रैप कहते हैं। तो इसका साइबेरियन ट्रैप होगा। साइबेरियन ट्रैप रूस में स्थित विशाल ज्वालामुखी लावा प्रवाह से बना है। यह लगभग 250 मिलियन वर्ष पुराना है। अगला प्रश्न देखते हैं, ज्वालामुखी विस्फोट का प्रभाव वायुमंडल पर कैसे पड़ता है? ग्लोबल वार्मिंग, दूसरा है ग्लोबल कूलिंग, तीसरा है ऑक्सीजन का स्तर बढ़ना, और चौथा है सल्फर का स्तर घटना। देखिए सल्फर का स्तर अभी पिछले प्रश्न में भी आया था कि ज्वालामुखी के फटने से सबसे अधिक मात्रा में क्या निकलता है, तो सबसे अधिक मात्रा में सल्फर निकलता है, लेकिन तो इसका तो घटना होगा नहीं। दूसरा है ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग ज्वालामुखी के फटने से नहीं, ग्लोबल वार्मिंग पृथ्वी पर अधिक ईंधन जलाने से और अधिक मात्रा में फैक्ट्रियों से जो निस्सृत धुआं है उसकी वजह से अधिक ग्लोबल वार्मिंग होती है। ग्लोबल कूलिंग और ऑक्सीजन का स्तर बढ़ना, ऑक्सीजन का स्तर ज्वालामुखी के फटने से नहीं बल्कि वृक्षों की अधिक मात्रा को लगाने से ऑक्सीजन की स्तर बढ़ेगा। तो इसका आंसर बी होगा। क्या होगा? ग्लोबल कूलिंग। ग्लोबल कूलिंग कैसे होगा? जब ज्वालामुखी का फटती है तो उसके अंतर्गत बहुत सारी राख निकलती है। वही राख जब ऊपर की तरफ एक ऊंचाई पर जाके पहुंचती है और बादल का एक हल्के से चारों तरफ अपने फैल जाती है, जिसकी वजह से सूर्य की रोशनी पर्याप्त मात्रा में पृथ्वी पर नहीं आती है, जिसकी वजह से टेम्परेचर घट जाता है और वह एक समय के बाद ग्लोबल कूलिंग का एक रूप ले सकती है। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, ज्वालामुखी से निकलने वाली राख और सल्फर डाइऑक्साइड सूर्य की किरणों को अवशोषित करती है, जिससे तापमान कम हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ज्वालामुखी संरचनाओं को क्या कहते हैं? कॉल्डेरा, ब्रेंट, क्रेटर और उपरोक्त सभी। देखिए क्रेटर ज्वालामुखी के ऊपर का मुख होता है, उसको ही बोलते हैं। जब वही क्रेटर बहुत बड़ा मात्रा में बन जाता है तो उसको कैल्डेरा कहते हैं। और बेंट भी जो है, जो एक पाइप होता है ज्वालामुखी के, जहाँ से मैग्मा का निस्सृत होता है, यानी कि लावा जहाँ से निकलता है, जिस रास्ते से निकलता है, पाइप नुमा एक संरचना बन जाती है, उसको हम बेंट कहते हैं। तो ज्वालामुखी संरचनाओं को इसमें सभी आएंगे, कॉल्डेरा, बेंट और क्रेटर, इसमें सभी आएगा उपरोक्त डी। जैसे बेंट यानी कि मुंह, क्रेटर गड्ढा और कॉल्डेरा मतलब ध्वस्त गड्ढा। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा ज्वालामुखी सबसे हाल ही में सक्रिय हुआ था? माउंट मेरापी, माउंट एटना, माउंट फुजी और माउंट सेंट हेलन। तो माउंट एटना जो कि इटली के पास में है, वो हाल ही में सबसे ज़्यादा सक्रिय हुआ था। देखिए इटली का जो है माउंट एटना और स्ट्रेटोवोल्कन, ये सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखियों में शामिल किए जाते हैं। माउंट एटना इटली के हाल ही वर्षों में नियमित रूप से सक्रिय होता रहा है। ज्वालामुखी क्षेत्र में सबसे अधिक ऊर्जा स्रोत क्या है? ज्वालामुखी क्षेत्र में सबसे अधिक ऊर्जा स्रोत क्या है? ये पहले भी ऊपर भी प्रश्न आ चुका है। सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, जल ऊर्जा या परमाणु ऊर्जा। तो इसका आंसर होगा बी, भूतापीय ऊर्जा। ज्वालामुखी क्षेत्रों में पृथ्वी की गर्मी का उपयोग ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। लावा के ठंडा होने से कौन सी चट्टानें बनती हैं? आग्नेय चट्टानें, तलछटी चट्टानें, कायांतर चट्टानें या कार्बोनेट चट्टानें। देखिए पृथ्वी के अंदर जब भी लावा पृथ्वी से बाहर की तरफ आता है तो वह लावा जो है धीरे नहीं, अधिक एकदम बहुत तेज़ी से ठंडा हो जाता है। जब बहुत तेज़ी से ठंडा होता है तो उसकी चट्टानें जो है बहुत अधिक कठोर नहीं बन पाती हैं। इस प्रकार से वहाँ पर किस प्रकार की चट्टानों का निर्माण होगा? आग्नेय चट्टानें। पृथ्वी के अंदर जब मैग्मा धीरे धीरे ठंडा होता है तो वहाँ पर अलग प्रकार से जो है चट्टानों का निर्माण होता है। वो भी आग्नेय चट्टानें होती हैं, लेकिन वह चट्टानें अधिक कठोर होती हैं। और जो ऊपर की जो बेसाल्टिक चट्टानें हैं वो भी आग्नेय चट्टानों से निर्मित है, वो अधिक हल्की सी थोड़ी सी मुलायम प्रकार की चट्टानें होती हैं। लावा के ठंडा होने से आग्नेय चट्टानें बनती हैं, जैसे बेसाल्ट और ग्रेनाइट। ग्रेनाइट पृथ्वी के अंदर की चट्टानें बन जाती हैं। हालांकि ऊपर भी कुछ चट्टानें ग्रेनाइट की होती हैं, लेकिन बेसाल्टिक चट्टानें अधिक मात्रा में पृथ्वी के ऊपर वाले हिस्से में मिलती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, किस ज्वालामुखी ने 79 ईस्वी में
पोम्पेई नगर को नष्ट किया था? माउंट एटना, माउंट वेसुवियस, माउंट फुजी और माउंट लोआ। तो माउंट वेसुवियस ने पोम्पेई नगर को सर्वाधिक नष्ट किया था। ये माउंट वेसुवियस के विस्फोट ने पोम्पेई और हरकुलेनियम नगरों को राख में दफन कर दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा ज्वालामुखी डोम वोल्केनो कहलाता है? डोम का मतलब होता है एक गुंबद टाइप की जो वोल्केनो होती है, जो अलग अलग प्रकार के लावा के स्तर से मिलकर बनी होती है, उसको डोम वोल्केनो कहते हैं, जिसके अंदर अंदर की तरफ लावा भर जाता है और वह एक रॉक्स होती है, वो ऊपर की तरफ अपने आप को बेंड हो जाती है, यानी मुड़ जाती है, उनसे मिलकर जो वोल्केनो बनती है उसको डोम वोल्केनो कहते हैं। तो माउंट वेसुवियस, माउंट पिनाटेबो, माउंट सेंट हेलेन या माउंट पील। तो माउंट पील जो है डोम वोल्केनो का उदाहरण है। डोम वोल्केनो का लावा चिपचिपा होता है जो धीरे धीरे जमकर गुंबद का आकार बनाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, ज्वालामुखी क्रेटर में पानी भरने से बनता है। देखिए, जब क्रेटर में पानी भर जाता है तो किस प्रकार का निर्माण हो जाएगा? झील का होगा, गड्ढे का होगा, लावा का प्रवाह का होगा या ग्लेशियर का होगा। ग्लेशियर लावा से मिलकर तो नहीं बनता है। ग्लेशियर तो जब पहाड़ों के ऊपर तापमान जब अधिक मात्रा में कम हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ का जो जलवाष्प है अपने आप में वो ड्यू पॉइंट तक पहुँच जाती है, जिसकी वजह से वह बर्फ़ का निर्माण करने लगती है। तो ये लावा से तो मिलकर नहीं बनेगा। लावा प्रवाह का मतलब होता है कि लावा एक जगह से दूसरी जगह पर प्रवाहित हो रहा हो, इसको लहर के नाम से भी जाना जाता है, तो वो लावा प्रवाह होता है। गड्ढा नहीं बनता है। झील, ज्वालामुखी क्रेटर में जब पानी भर जाएगा तो वहाँ पर झील का निर्माण होता है, जिसको क्रेटर झील से भी जाना जाता है। ज्वालामुखी विस्फोट के बाद बने क्रेटर में पानी भरने से झील का निर्माण होता है, जैसे क्रेटर लेक, ओरेगन, यूएसए। यानी कि ओरेगन जो नदी है वहाँ पर एक क्रेटर झील बनी हुई है यूएसए यानी कि अमेरिका में। सबसे अधिक ज्वालामुखी गतिविधि किस प्रकार के प्लेट सीमा पर होती है? अपसारी सीमा, अभिसारी सीमा, ट्रांसफॉर्म सीमा या निष्क्रिय सीमा। देखिए, इसको थोड़ा चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। देखिए, अपसारी में क्या होता है? डाइवर्जेंट, यानी कि एक प्लेट हमारी इधर की तरफ चली जाएगी और एक प्लेट इधर की तरफ चली जाएगी। ये अपसारी प्लेट हो जाएगी, ये वाली। लेकिन अभिसारी में क्या होता है कि एक प्लेट दूसरी प्लेट के अंदर अवक्षेपित हो जाती है, नीचे की तरफ चली जाती है। एक प्लेट ये है, दूसरी प्लेट इधर से आके टकराती है, तो जो भारी प्लेट होती है वो नीचे की तरफ चली जाती है और हल्की प्लेट ऊपर की तरफ आ जाती है। तो जिस जगह पर ये नीचे की तरफ जाते हैं, यहाँ पर इस वाले हिस्से में मैग्मा का निर्माण हो जाता है, जिससे यहाँ पर अधिक मात्रा में ज्वालामुखी का निर्माण होता है और यहीं से अधिक मात्रा में भूकंप का निर्माण होता है। इसको हम अभिसारी प्लेट कहते हैं। ट्रांसफॉर्म प्लेट जो कि एक दूसरे से टकराते नहीं हैं, और वो एक प्लेट ऐसी होगी और एक प्लेट इधर की तरफ होगी, ये आपस में एक दूसरे से रगड़ खाते हुए बनते हैं। इस प्लेटों को अभिसारी सीमा कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? अभिसारी सीमा। अभिसारी सीमा प्लेटों के टकराने से ज्वालामुखी गतिविधि अधिक होती है। कौन सा ज्वालामुखी बेसाल्टिक लावा प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है? माउंट फुजी, माउंट किलालुआ, माउंट मेरापी या माउंट सेंट हेलेन। देखिए, माउंट किलालुआ बेसाल्टिक लावा प्रवाह के लिए। बेसाल्टिक लावा कैसे प्रभावित होगा, पहले हम इसको जान लेते हैं। जब पृथ्वी के अंदर जब लावा का मैग्मा का निर्माण होता है, तो वही मैग्मा जब ऊपर की तरफ निकल के आता है, और जब ऊपर की तरफ आता है तो तेज़ी से ठंडा होने लगता है, जिसकी वजह से वह चारों तरफ पृथ्वी के ऊपर फैलने लगता है, और फैलने से उसकी जो परत है उसके अंदर जो है सिलिका की मात्रा है वो अधिक होती है, जिसकी वजह से वह गाढ़ा नहीं होता, चिपचिपा और बहुत पतला होता है, चिपचिपा भी ज़्यादा नहीं होता है, जिसकी वजह से बेसाल्टिक लावा का निर्माण होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? माउंट किलाउआ जो है अधिक मात्रा में बेसाल्टिक लावा का प्रवाह इसके लिए प्रसिद्ध है। हवाई द्वीप का माउंट किलाउआ पतले, तेज और बेसाल्टिक लावा प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है। अगला है, ज्वालामुखी चट्टानों का प्रमुख उपयोग क्या है?
निर्माण सामग्री, उर्वरक, ऊर्जा उत्पादन या उपरोक्त सभी। देखिए, ज्वालामुखी चट्टानों से बहुत सारी हमको ऊपर की तरफ पृथ्वी के ऊपर बहुत सारी चट्टानों का निर्माण हो जाता है, जो कि किस काम आती हैं? भवन निर्माण सामग्री के लिए भी यूज़ में ली जा सकती हैं। उर्वरक के रूप में कैसे हम इसको यूज़ करते हैं? जैसे काली मिट्टी के अंदर हम इसको फसल के रूप में भी जो है यूज़ करते हैं। जैसे कुछ मात्रा में वहाँ पर बाजरा, मक्का इस प्रकार की फसल भी होती है, और काली मिट्टी में अधिक मात्रा में कपास की खेती को होती है। इसलिए यह जो ज्वालामुखी राख है वो एक उर्वरक के रूप में भी उपयोग में ली जाती है। ऊर्जा का उत्पादन, ऊर्जा का उत्पादन कैसे होता है? जब ज्वालामुखी नीचे से ऊपर की तरफ पृथ्वी के ऊपर निकलती है तो हमको भूतापीय ऊर्जा के रूप में ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। ज्वालामुखी चट्टानों का उपयोग निर्माण सामग्री, उर्वरक और ऊर्जा उत्पादन में किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस प्रकार का ज्वालामुखी निष्क्रिय है? सील्ड वोल्केनो, सुप्त वोल्केनो, मृत वोल्केनो या स्ट्रेटो वोल्केनो? देखिए, निष्क्रिय कौन सा होगा? जो पूरी तरीके से मृत हो चुका है, यानी कि ऐसी ज्वालामुखी जिसके अंदर अब किसी भी प्रकार का एक्सप्लोजन नहीं होने वाला, जो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी हो, उस प्रकार की ज्वालामुखी निष्क्रिय रहेगी। तो इसका आंसर होगा मृत वोल्केनो। मृत ज्वालामुखी वह होता है जो कभी सक्रिय नहीं होगा, क्योंकि इसका मैग्मा स्रोत समाप्त हो चुका हो। इस प्रकार की वोल्केनो को मृत वोल्केनो कहते हैं, और यही ज्वालामुखी निष्क्रिय ज्वालामुखी भी बोली जाएगी। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा ज्वालामुखी मैदान कौन सा है? दक्कन ट्रैप, साइबेरियन ट्रैप, एंडीज ट्रैप और अफ्रीकी ट्रैप। देखिए, अभी इससे पहले ऊपर वाले में पूछा था कि सबसे अधिक क्षेत्र किसका है ज्वालामुखी क्षेत्र का, तो वहाँ पर साइबेरियन ट्रैप था। लेकिन इसमें पूछा है कि इसमें ज्वालामुखी सबसे बड़ा ज्वालामुखी मैदान कौन सा है, तो दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप जो है सबसे अधिक ज्वालामुखी मैदान है। भारत का दक्कन ट्रैप विशाल लावा प्रवाह से बना हुआ मैदान है, जो लाखों वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। पायरोक्लास्टिक प्रवाह कितना खतरनाक हो सकता है? पायरोक्लास्टिक प्रवाह क्या होता है? जो पृथ्वी के अंदर से जब लावा ऊपर की तरफ आता है तो उसके अंतर्गत बहुत सारे मटेरियल्स ऊपर निकल के आते हैं, जिसमें राख है, धूल है और कुछ रॉक्स हैं, कुछ मिनरल्स हैं, खनिज भी हैं, जो ऊपर की तरफ निकलते हैं, उनको हम पायरोक्लास्टिक कहते हैं। इनका प्रवाह कितना खतरनाक हो सकता है? 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 100 किलोमीटर प्रति घंटा, 200 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक या 20 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक। तो इसका जो प्रवाह है वो 200 किलोमीटर प्रति घंटा से भी अधिक हो सकता है, जो कि अधिक खतरनाक हो सकता है। पायरोक्लास्टिक प्रवाह 200 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक की गति से चलता है और अत्यधिक विनाशकारी साबित होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, हवाई द्वीपों की रचना किस प्रकार के ज्वालामुखी से हुई है? देख, स्ट्रेटो वोल्केनो, सील्ड वोल्केनो, डोम वोल्केनो या काल्डेरा से। तो हवाई द्वीप के पहले प्रश्न भी आ चुका है कि हवाई द्वीप जो है, हवाई द्वीप पर ही एक ज्वालामुखी का प्रकार भी बनाया, हवाईयन ज्वालामुखी, जो कि कम तीव्रता का होता है। उसके अंदर बहुत अधिक मात्रा में एकदम अत्यधिक तीव्र मात्रा में जो है विस्फोट नहीं होता है, बहुत मामूली से विस्फोट उसमें नग्न रूप में होता है, मतलब नग्न मात्रा में होता है, और धीमे धीमे यानी कि दरारी उद्भेदन होता है हवाई द्वीप में। तो ये जो है आंसर इसका सील्ड वोल्केनो होगा। सील्ड वोल्केनो से माध्यम से उसका धीमे धीमे प्रकार से जो है उस ज्वालामुखी का निसृत होती है वहाँ से हवाई द्वीपों की रचना। इसका आंसर है हवाई द्वीप सील्ड वोल्केनो के पतले और तेज बहने वाले लावा से बने हैं। ज्वालामुखी दाब द्वीप चाप कैसे बनता है? महासागरीय प्लेटों के टकराने से, भूकंप से, समुद्री धाराओं से या मौसम परिवर्तन से? भूकंप से ज्वालामुखी द्वीप चाप नहीं बनता है। भूकंप से ज्वालामुखी ज्वालामुखी के कारण भूकंप भी उत्पन्न होते हैं। अधिक मात्रा में जब ज्वालामुखी का निर्माण होता है तो वहाँ पर भी जो है कन्वेंशनल करंटें उठने लगती हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी जो प्लेटें हैं, प्लेट टेक्टोनिक विवर्तन की होती है, उनके अंदर भूकंप जैसी कुछ भूकंप उनके अंदर भूकंप आने लगता है। लेकिन समुद्री धाराओं से ज्वालामुखी द्वीप चाप नहीं बनता है, ना ही मौसम परिवर्तन से बनता है। महासागरीय प्लेटों के टकराने से बनता है। जब एक प्लेट दूसरी प्लेट से टकराती है, उनसे जो है ज्वालामुखी द्वीपों का निर्माण होता है। महासागरीय प्लेटों के टकराने से बनने वाले ज्वालामुखी द्वीप समूह को द्वीपीय चाप
कहते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे छोटा ज्वालामुखी कौन सा है? माउंट ताल, माउंट मेरापी, माउंट पिनातवो और माउंट लोआ। तो इसका सही आंसर होगा माउंट ताल। माउंट ताल जो है सबसे छोटा ज्वालामुखी है। फिलीपींस का है माउंट ताल, दुनिया का सबसे छोटा ज्वालामुखी है। अगला प्रश्न देखते हैं, ज्वालामुखी गैसों में कौन सी प्रमुख है? अधिक मात्रा में कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, नाइट्रोजन निकलती है या हीलियम निकलती है? तो इसमें सबसे अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। उससे भी अधिक मात्रा में ज्वालामुखी में जलवाष्प सबसे अधिक मात्रा में निकलती है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। ज्वालामुखी गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और जलवाष्प प्रमुख रूप से पाई जाती है। सबसे अधिक मात्रा में जलवाष्प निकलती है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है। क्राकाटाओ ज्वालामुखी का विस्फोट किस वर्ष हुआ? 1873 ईस्वी सन में, 1883 सन में, 1903 में या 1983 में? तो क्राकाटाओ इंडोनेशिया का एक ज्वालामुखी है जो कि अधिक विस्फोटक ज्वालामुखी है। सक्रिय ज्वालामुखियों में इसको गिना जाता है, जो कि 1883 ईस्वी में अधिक विस्फोटक रूप में ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ था। इंडोनेशिया के क्राकाटोआ ज्वालामुखी का 1883 में विस्फोट दुनिया के सबसे विनाशकारी विस्फोटों में से एक था। अगला प्रश्न देखते हैं, ज्वालामुखी के विस्फोट से बनने वाला सबसे महीन कण क्या कहलाता है? प्यूमिस, राख, ट्रेफा या बोल्डर? ट्रेफा में तो सभी चीज़ों को शामिल किया जाता है। बोल्डर कहते हैं बड़े बड़े टुकड़ों को, जो बहुत बड़े बड़े चट्टानों के टुकड़े होते हैं उनको बोल्डर कहा जाता है। तो सबसे महीन कण कौन सा होगा? राख होगा। ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान निकलने वाली महीन सामग्री को राख कहते हैं, जो हवा में बहुत दूर तक फैल जाती है। और यही जब राख हवा में चारों तरफ फैल जाती है, जिसकी वजह से सन की रोशनी जो है पृथ्वी पर पर्याप्त रूप में नहीं आ जाती, जिसकी वजह से वह जिसका परिणाम होता है कि ग्लोबल कूलिंग। अगला प्रश्न है, किस प्रकार का ज्वालामुखी हिमालय में नहीं पाया जाता है? सक्रिय ज्वालामुखी, सुप्त ज्वालामुखी, मृत ज्वालामुखी या सील्ड वोल्केनो? हिमालय में सक्रिय ज्वालामुखी नहीं मिलता है। भारत में मात्र ज्वालामुखी मिलती है, वो बैरन आइलैंड, अंडमान निकोबार के पास में एक बैरन आइलैंड है, वहाँ पर सक्रिय ज्वालामुखी भारत में मिलती है। और बाकी की नारकोंडम द्वीप में दो प्रसुप्त यानी कि सुसुप्त ज्वालामुखी हैं, उनको दो सुसुप्त ज्वालामुखी मिलती हैं जो पूरी तरीके से सुप्त हैं, मृत अवस्था में नहीं है उनका, लेकिन कभी भी भविष्य में उनके फटने की संभावनाएं बनी रहती हैं। लेकिन ज्वालामुखी हिमालय के पास में एक भी ज्वालामुखी का उद्गार नहीं होता है, इसलिए वहाँ पर किस प्रकार की ज्वालामुखी नहीं मिलेगी? सक्रिय ज्वालामुखी वहाँ पर नहीं मिलेगी। हिमालय में टेक्टोनिक प्लेटों के टकराव से पहाड़ बने हैं, लेकिन सक्रिय ज्वालामुखी नहीं बनी है। स्ट्रेटोवोल्केनो के मुख्य रूप से कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं? बेसाल्ट चट्टानें, ग्रेनाइट चट्टानें, एंडेसाइट चट्टानें या ग्रेबो चट्टान? देखिए, बेसाल्ट चट्टानें जब लावा ऊपर की तरफ निकलता है तो उनको बेसाल्ट चट्टानें बन जाती हैं। वही जब लावा नीचे की तरफ मैग्मा के रूप में रहता है तो उसको ग्रेनाइट चट्टानें बनती हैं। और इस प्रश्न का आंसर होगा एंडेसाइट। स्ट्रेटोवोल्केनो मुख्य रूप से एंडेसाइट चट्टानों से बने होते हैं, जो चिपचिपे लावा से बने होते हैं। चिपचिपे होगा, अधिक गाढ़ा होगा, तो इस प्रकार की लावा जो है पृथ्वी के अंदर भी निर्मित होता है। माउंट सेंट हेलेन ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? इटली में स्थित है, जापान में स्थित है, अमेरिका में स्थित है या फिर इंडोनेशिया में स्थित है? तो माउंट सेंट हेलेन अमेरिका में स्थित है। माउंट सेंट हेलेंस वॉशिंगटन राज्य अमेरिका में स्थित है, जो कि 1980 में इसका भयंकर विस्फोट हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, हॉटस्पॉट ज्वालामुखी क्या है? जहां टेक्टोनिक प्लेट्स मिलती हैं, जहां प्लेट्स अलग अलग होती हैं, प्लेटों के बीच स्थित गर्म क्षेत्र होता है या ठंडे महासागरीय क्षेत्र होता है। हॉट स्पॉट उस क्षेत्र को कहते हैं जहां पर अधिक मात्रा में लावा का निर्माण हो रहा हो, या लावा का ऐसा क्षेत्र या लावा का वह केंद्र जहाँ से ही लावा अधिक मात्रा में उत्पादित होता, निर्माण होता है, वहीं से फिर जो है लावा पृथ्वी के ऊपर या धरातल पर निकलता है,
तो उस क्षेत्र को हम हॉट स्पॉट, ज्वालामुखी का हॉट स्पॉट कहते हैं। जहाँ प्लेटों के बीच स्थित गर्म क्षेत्र होता है उनको, इसका आंसर होगा सी, प्लेटों के बीच स्थित गर्म क्षेत्र। हॉट स्पॉट ज्वालामुखी प्लेटों की गति से स्वतंत्र पृथ्वी के अंदर गर्म मैग्मा का जो स्रोत होता है उसके ऊपर बनते हैं, उसे से हवाई द्वीप। कौन सा ज्वालामुखी क्षेत्र सुप्त माना जाता है? माउंट फुजी, माउंट तंबोरा, माउंट कोटोपैक्सी और माउंट पील। तो इसका आंसर होगा माउंट फिजी। माउंट फिजी जो है सुप्त माना जाता है। माउंट फुजी को सुप्त माना जाता है क्योंकि यह अभी सक्रिय नहीं है, लेकिन भविष्य में विस्फोट कर सकता है। लावा ट्यूब क्या है? जमी हुई लावा की परत, लावा का सुरंग नुमा प्रवाह, ज्वालामुखी का क्रेटर, मैग्मा का ठोस रूप। देखिए, ट्यूब से हम क्या करते हैं, किसी भी जगह ट्यूब या पाइप है तो उससे हम एक जगह से दूसरी जगह पर किसी भी लिक्विड को प्रवाह करने के लिए हम यूज लेते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर लावा का सुरंगनुमा प्रवाह होगा, ना कि जमी हुई लावा की परत। अगर लावा की परत होगी वह ट्यूब नहीं है, अगर जमी हुई है तो अगर वह पृथ्वी के अंदर जमी हुई है तो उसको सिल या डाइक के नाम से जाना जाएगा, और ऊपर की तरफ जमती है तो अलग अलग बेसाल्टिक या ग्रेनाइट चट्टानों के रूप में उसका परत का जमा होता है। ज्वालामुखी क्रेटर यानी कि ज्वालामुखी का मुंह होता है, जो कि जब ज्वालामुखी फटती है तो ऊपर एक गड्ढे टाइप का एक क्षेत्र बन जाता है। जब वही क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र विस्तृत हो जाता है उसको कॉल्डेरा कहते हैं, और उसी की जब वेंट में लावा का जमा हो जाता है और वो उसका जो मुंह है वो बंद हो जाता है, उसमें अंदर बारिश का पानी भर जाए तो कॉल्डेरा झील का निर्माण हो जाता है। तो इसका सही आंसर होगा लावा का लहरनुमा प्रवाह। लावा ट्यूब उस सुरंगों को कहते हैं जो लावा के बहने के बाद ठंडा होकर जम जाता है। अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी विस्फोट से सबसे अधिक नुकसान किससे होता है? राख और धूल, लावा का प्रवाह से, पायरोक्लास्टिक प्रवाह से, या गैस उत्सर्जन से? राख और धूल से जो है अधिक मात्रा में नुकसान होता है। हालांकि इसका आंसर पायरोक्लास्टिक प्रवाह भी हो सकता है क्योंकि उसी के अंतर्गत सभी शामिल हैं। तो अगर हमको ए और सी में से सेलेक्ट करना हो तो हम अधिक जो जिसके अंदर सभी चीज़ शामिल है हम उसको शामिल कर उसी का आंसर को लगाएंगे जिसमें है पायरोक्लास्टिक प्रवाह। पायरोक्लास्टिक प्रवाह अत्यधिक गर्म और तेज गति वाला होता है जो विनाशकारी प्रवाह डालता है। कौन सा ज्वालामुखी डायमंड पाइप से संबंधित है? माउंट लोआ, माउंट एटना, किम्बरलाइट या माउंट मेरापी? तो इसका सही आंसर है किम्बरलाइट। किम्बरलाइट ज्वालामुखी संरचना है जिसमें हीरे पाए जाते हैं। ये डायमंड पाइप्स के रूप में जाने जाते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट से कौन सा ज्वालामुखी परिवर्तन हो सकता है? अभी ये प्रश्न तो पहले भी आ चुका है। ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल कूलिंग, समुद्र का जल स्तर बढ़ना, वायुमंडल में ऑक्सीजन का स्तर घटना। तो इसका सही आंसर होगा ग्लोबल कूलिंग। ज्वालामुखी राख और सल्फर डाइऑक्साइड वायुमंडल में सूर्य की किरणों को अवशोषित करती है जिससे ग्लोबल कूलिंग हो सकती है। आज के लिए इतना ही। इसका दूसरा पार्ट भी हम जल्दी ही लेके आएंगे और भी अधिक मात्रा में ज्वालामुखी से संबंधित जो अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और जो अधिक मात्रा में जो सवाल पूछे जाते हैं, जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में जिसकी तीव्रता सवालों की अधिक है, हम उनको जल्दी ही लेकर आएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कीजिए। धन्यवाद।